हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 11th पर। और ये है आज क्लास 11th के मैथ्स की पहली क्लास। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर 11th के लेक्चर्स अपलोड करना। और लेक्चर्स के साथ साथ सिर्फ लेक्चर्स ही आपको यहां पर चैनल पे नहीं मिलेंगे, हर क्लास के साथ में आपको मिलेगा होमवर्क। जी हां, जो भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क का लिंक होगा, वहां पर अपलोड करेंगे। वो क्वेश्चंस का मोटिव सिर्फ ये है कि जो भी तुमने पढ़ा उस क्वेश्चंस को जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना लेक्चर से समझ में आया। हो सकता है कि तुमसे सभी क्वेश्चन बन गए तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम पर जब मैं अगली क्लास लूंगा तो उसमें उन क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर सकता हूं। क्योंकि कितने क्वेश्चन तुमसे बने, कौन अटेम्प्ट हुआ, कौन नहीं हुआ, इस सब की पूरी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंच जाएगी बाया डेटा। तो बच्चों, आप लोग को बढ़िया तरीके से होमवर्क भी सॉल्व करना है और रेगुलर अब क्लासेस आपकी लेनी है। आज अपन मैथ्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती रहेंगी। सो डोंट वरी, अब क्लास 11th की जिम्मेदारी हमारी है। स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सेट। आज अगर हम मैथ्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात है कि ये सबके मन में होगा कि यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड्स एंड जेई। तो बोर्ड्स का तो मतलब ये है कि 11th क्लास बोर्ड्स तो होती नहीं है, तो सर इस चैप्टर का बोर्ड्स मतलब कि आपके स्कूल के एग्जाम में इसका वेटेज क्या है, वो तो आप सब जानते हैं कि पहला चैप्टर है और 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। लेकिन अब दूसरा सवाल, जो बच्चे 11th से ही जिन्होंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है उनके लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, अगर मैं बात करूं एक स्पेसिफिक चैप्टर, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से तुम्हारे जेई के पेपर में आए, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चंस आपके यहां पर आएंगे जहां पर आपके इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे और उन क्वेश्चंस में तुम्हें सेट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर्स निकालना होगा। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इंटरवल्स कहीं पर निकालने हैं, इंटरवल्स की कहीं पर रिक्वायरमेंट है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके जेई के पेपर में 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा होगा। और अगर बेसिक्स वीक है तो कैसे सॉल्व करोगे उन क्वेश्चंस को। दैट मीन्स कि आपको यहां से अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन जेई के पेपर में भी आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर सेट के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे और आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पूरे मैथमेटिक्स की बात करूं तो इस पूरी 11th क्लास की मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों अगर हम कोनिक सेक्शन देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वो चैप्टर्स आपके हैं जो इसी 11th में आप पढ़ोगे, जिनका हाईली वेटेज वाले चैप्टर है आपके जेई के एग्जाम में। तो बच्चों 11th क्लास की मैथ्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। सिलेबस बड़ा है, 10th के मुकाबले 11th की मैथ्स डिफिकल्ट भी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक ताकत डेवलप होती है। कहते हैं ना कि जब तक हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो धीरे से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे जैसे चीजें आएंगी अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप उन चीजों को सीखेंगे और अपनी पूरी 11th क्लास की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से 12th में आप एंटर करेंगे। तो रेडी हो गाइस मेरे साथ? तो जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर से लिखिएगा, आर यू रेडी और नॉट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज के इस चैप्टर में हम, इस लेक्चर में हम सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, पूरे चैप्टर प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूं तो आपके पूरे इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक टॉपिक जो कि आपका इस बार डिलीटेड है, जैसे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट, लेकिन इसका वेटेज आपको जेई के पेपर में देखने को मिलेगा, तो यहां पर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते हो कि सर वो चीजें जो डिलीटेड हैं अगर जेई के पेपर में आनी है, अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, तो ये बात तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखनी पड़ेगी। तुम लोग एग्री करोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा। अगर तुम लोग कहोगे नहीं सर हमें नहीं पढ़ना, आप रहने दो, बस बोर्ड सी बस करा दो, तो यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। जो तुम चाहोगे वही होगा, बस आपको डेडिकेशन दिखाना होगा हमारे साथ और विश्वास दिखाना होगा। विश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकते यार तुम्हारे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में सेट को समझने से पहले आप लोगों ने
घरों में डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड आप लोग चुनते हैं और सुनते होंगे, जैसे कि मम्मी बोलती है कि भाई नए नए मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, जरा एक काम करो बढ़िया से डिनर सेट निकाल लो, नया वाला जो रखा हुआ है ना, जो हमको गिफ्ट में मिला था, मौसी जी लेकर के आई थी, वो वाला डिनर सेट निकाल लो। तो डिनर सेट नया नया निकलता है। अब डिनर सेट का नाम आते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि उसके अंदर प्लेट्स होंगी, कटोरी होंगी, चम्मच होंगी और पैन होंगे जिसके अंदर हम सब्जी वगैरह रखते हैं। ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में डिनर सेट को सुनकर के यही सारी चीजें आएंगी कि इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड होती हैं। क्लियर? फिर अब पापा का मन है कि यार मेहमान आते हैं, हमारे घर का सोफा सेट खराब हो गया, क्यों ना एक नया सोफा सेट खरीद लिया जाए। तो जैसे सोफा सेट की बारी आएगी तो दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी कि भैया एक लंबा वाला, एक छोटा वाला, टेबल, सेंटर टेबल, सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, है ना। सोफा सेट का सुनते ही क्या आ जाएगा, मतलब यूजुअली जो घरों में आता है हमारे, जैसे हमारे घरों में सोफा होता है तो एक 3 सीटर होता है, 2 सिंगल सीटर होते हैं, बीच में सेंटर टेबल होता है। ये तो थोड़े बड़े लोगों के घर में ऐसे सोफे पाए जाते हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो वहां पर तो इस तरीके के होते हैं, वरना अपने घरों में एक 3 सीटर, ठीक है, फिर एक सिंगल बीच में सेंटर टेबल, भाई साहब, है ना। अपने अपने घरों में तो ऐसी पाई जाती है, ठीक है। तो सोफा सेट का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। ये कैंडल्स वगैरह तो भाई नहीं पाई जाती, इतने मेहमान नहीं आते हैं हमारे यहाँ, 5 लोग बहुत हैं एक साथ में। चलिए, इसके बाद बात आती है कि पापा मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है, मुझे एक नया क्रिकेट सेट दिला दो। क्या दिला दो? क्रिकेट सेट। तो क्रिकेट सेट का नाम सुनते ही क्या क्या दिमाग में आएगा कि भैया ये ग्लव्स मिल जाएंगे, ये आपके नी कवर हो गए आपके, ठीक है, लेग गार्ड, नी कवर, बैट और पूरी की पूरी किट आ गई। इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी क्रिकेट सेट के अंदर? वो सारी चीजें जो आपको जरूरत है अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। सपोर्ट, नी सपोर्ट हो गया आपके पास, और लेग के हो गए, शूज वगैरह भी इंक्लूड रहते हैं कई जगह पर, ठीक है। बाकी तो ऑटोमेटिक अगर आप देखें जिन भी चीजों के नाम के आगे सेट लगा हुआ है, वो पहली बात तो क्या है, वो कोई एक सिंगल आइटम नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप देखें वो सिंगल आइटम नहीं है, हो भी सकते हैं सिंगल आइटम, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कलेक्शन है, कहीं ना कहीं वो एक कलेक्शन है। और कलेक्शन भी कैसा है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ थिंग्स का, स्पेसिफिक टाइप। क्रिकेट सेट में अगर आप देखो तो कहीं पर भी फुटबॉल नहीं रखी है, क्यों? क्योंकि क्रिकेट सेट से फुटबॉल का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, है ना। डिनर सेट में कहीं पर भी आपको सोफा सेट नहीं दिख रहा, या सोफा सेट के अंदर पर कहीं डिनर सेट नहीं नजर आ रहा। अब ये प्लेट में फल फूल रखे हुए हैं घर मेहमान के लिए, बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तीनों कलेक्शन अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, लेकिन ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल में बच्चों सेट की जो डेफिनेशन होती है वो यही है। सेट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? सेट की डेफिनेशन है कि अ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, सबसे पहला वर्ड क्या है? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्लियरली डिफाइंड इफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट। मतलब डिनर सेट में चम्मच अपने आप आएगी, क्योंकि डिनर के लिए चम्मच जो है, स्पून जो है, वो डिनर का पार्ट है, मतलब कि खाने पीने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है उसका पार्ट है। सोफा सेट में वो सेंटर टेबल आएगी, सोफा सेट में वो सेंटर टेबल डिनर सेट में थोड़ी आएगी, क्योंकि उसका पार्ट नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है वो स्पेसिफिक आइटम है जो उस पर्टिकुलर कलेक्शन को से मेल खाते हैं, पर्टिकुलर कलेक्शन से मेल खाते हैं, पर्टिकुलर कलेक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से यहां पर आपने क्रिकेट सेट में देखा था, तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं उस कलेक्शन को जो कलेक्ट करने का रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर वो उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होगा, अगर उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में इंक्लूड नहीं होगा। तो डेफिनेशन वेल डिफाइंड होने के फायदे ये हैं कि आपको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कलेक्शन में इंक्लूडेड है या नहीं है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई मेरे दोस्त कि नहीं आई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो चैनल है हमारा प्यारा प्यारा चैनल लर्न एंड फन क्लास 11th,
इसको हमने अभी नया बनाया है, ठीक है। और बाकी के जो हमारे चैनल उनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, और मैं बस आप लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि अब ये जो नया चैनल हम बनाए 11th क्लास का, इसमें हमारा मोटिव है कि 11th क्लास को कोई भी टीचर ध्यान नहीं देता है, तो हम हमारी पूरी टीम मिल करके इस चैनल को बहुत बड़ा बनाए और आपका सपोर्ट से, ताकि ये चैनल 11th का जो भी बच्चा है, 10th से 11th में आने वाला जो भी बच्चा, हर वो बच्चा इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये चैनल आपको डेडिकेटेडली 11th क्लास के लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा, 11th क्लास से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है प्रोवाइड करेगा। आपको क्या गलतियां नहीं करनी 11th क्लास में, वो गलतियां करने से आपको कौन बचाएगा, यहां पर टीचर्स का प्रॉपर गाइडेंस, कीन और मतलब फोकस्ड ऑब्जर्वेशन आपको यहां पर टीचर्स का मिलेगा। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सो बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस के, ठीक है। थोड़ा सा बीच बीच में बता देता हूं मैं चैनल के बारे में यार, है ना। मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन ही बोलेगा, तुम लोग भी बता दिया करो अपने दोस्तों को, ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस, अब कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। मान लो आपसे मैंने बोला ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स ऑड, तो 1 3 5 7 9 यही नंबर आएंगे, 1 3 5 7 9। तो क्या हुआ कि अब मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर पे 2 आएगा, क्या इसके अंदर पर 4 आएगा, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 2 और 4 हमारी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे। और डेफिनेशन क्या है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2 और 4 ऑड नहीं है। दैट्स वाई 1 3 5 7 9 के अलावा और कोई भी नंबर इस कलेक्शन में नहीं आएगा। ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। चलिए, वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश तो अच्छी है ही आप लोग की, बढ़िया। मैराथन में तानिया मैम से आप लोग ने इंग्लिश पढ़ी थी, तो इसका मतलब है इंग्लिश तो सबकी बढ़िया ही है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट तो क्या होंगे, सोचो दिमाग में क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, यही 5 लेटर्स आपके दिमाग में आएंगे, है ना। 5 वॉवल्स होते हैं, हम सबको मालूम है कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये 5 वॉवल्स आपके पास होते हैं। अब अगर कोई पूछे कि क्या इस कलेक्शन में पी आएगा, तो आप बोलोगे नो। क्या इस कलेक्शन में क्यू आएगा, बोलेंगे नो, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही है। इसी तरीके से डेज इन अ वीक, एक वीक में कौन कौन से डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये सारे के सारे डेज आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन डेज में जनवरी आएगा, तो आप बोलोगे कैसे, जनवरी कोई डे थोड़ी है, जनवरी तो सर मंथ है, तो जनवरी इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका हमें पता चल रहा है इस डेफिनेशन के बेसिस पर, समझे ना। ये जो डेफिनेशन है ये हमें क्या बता रही है कि कौन सा एलिमेंट होगा और कौन सा नहीं। ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि कौन से एलिमेंट होंगे और कौन से नहीं, और ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि कौन से एलिमेंट इसमें होंगे और नहीं। क्या ये बात क्लियर हुई। इसी तरीके से मंथ इन अ ईयर, एक साल में कौन कौन से मंथ होते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कुल मिलाकर के यही नंबर्स आए, सॉरी यही मंथ आएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, ये वो रूल है जिसके बेसिस पर हम मंथ्स का कलेक्शन कर रहे हैं, डेज, वीक डेज का कलेक्शन कर रहे हैं, नंबर्स का कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर वॉवल्स का कलेक्शन कर रहे हैं। इज इट क्लियर, कोई डाउट यहां पर, एनीवन एल्स, जल्दी से बता दो हाँ या ना, पक्का कंफर्म। हाउ इज द जोश, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब बात करते हैं नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि आपने मेरे एक शॉर्ट में भी देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इस पे, कि फॉर एग्जांपल आपसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन। तो जब मैंने इस बारे में भास्कर सर से पूछा, जो कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाते हैं भास्कर सर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि सर, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, धोनी और क्रिस गेल, एक नाम उन्होंने कोई और बोला था, ठीक है। उन्होंने ये बैट्समैन के नाम बताए थे कि टॉप 5 बैट्समैन है। फिर यही चीज मैंने लोकेंद्र सर से पूछा, तो उन्होंने क्या बोला, लोकेंद्र सर बढ़िया हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, 10th 11th 12th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, एनडीए में पढ़ाते हैं। उन्होंने क्या बोला कि सर आप, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि सर आप ये बताइए किस टाइम ड्यूरेशन के टॉप 5 बैट्समैन बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मैथ्स के टीचर है, तो उन्होंने पकड़ा उस बात को कि कहीं ना कहीं यहां पर सेट का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है। उन्होंने समझा, उन्होंने बोला कि सर चलिए मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने ब्रायन लारा और एडम गिलक्रिस्ट,
और मैथ्यू हेडन, ऐसे नाम से उन्होंने ले लिए, ठीक है। तो बात यहां पर क्या समझ में आई कि दोनों टीचर्स ने अलग अलग कलेक्शन के नाम बोले। हमने क्या पूछा था, टॉप 5 बैट्समैन। अब जब सोचो टॉप 5 उनके अकॉर्डिंग कोई और, इनके अकॉर्डिंग कोई और, तो जब कलेक्शन करोगे तो जो इन्होंने बोला वो कलेक्शन एक अलग कलेक्शन आएगा, और ये जो कलेक्शन बोल रहे हैं, नाम बोले, उनका कलेक्शन एक डिफरेंट होगा। तो ये दीज आर 2 डिफरेंट कलेक्शन, और जब 2 डिफरेंट कलेक्शन बन रहे हैं तो वो सेट नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर डेफिनेशन में कंफ्यूजन है ना, मैं अगर क्वेश्चन ये पूछता कि वर्तमान में इन प्रेजेंट आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो लिस्ट निकलती है उसमें टॉप 5 बेस्ट रैंकिंग वाले बैट्समैन कौन है, तो हो सकता है कि वो टॉप 5 बैट्समैन आते जो इस समय प्रेजेंट में हैं, ठीक है, जिसमें विराट कोहली आ जाते हैं, मतलब इस तरह से काफी सारे बैट्समैन उसमें आ जाते हैं टॉप 5 में। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये चीज यहां पर समझना होता है कि क्या वेल डिफाइंड है। अगर कोई कलेक्शन, मान लो कि मैंने ऐसा बोला कि एक कलेक्शन अलग अलग हमें मिल रहे हैं, तो मतलब कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। चलिए, कलेक्शन ऑफ टॉप 5 फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है। आपसे मैं बोलूंगा बताओ फेमस मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप बोलोगे एक तो अक्षय सर का नाम लोगे कि नहीं लोगे, मुझे विश्वास नहीं है तुम लोगों पे, ठीक है नहीं पूरा विश्वास दोस्त तो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर हमने ना 10th क्लास में आरडी शर्मा पढ़ी थी, तो हमारे अकॉर्डिंग आरडी शर्मा सर हो गए, आरएस अग्रवाल सर हो गए, आपने हमें मैराथन में बड़ी अच्छी मैथ्स पढ़ाई थी सर, आप भी हो गए, है ना, धीरे से इंक्लूड कर लेते हो अपने आप को, ठीक है। तो आपने अपने अपने मन के जो अपने स्कूल के टीचर का नाम ले लिया, आपने जिनसे कोचिंग पढ़ते आपने उनका नाम ले लिया, ठीक है, या फिर कोई और पॉपुलर टीचर्स का आपने नाम ले लिया जो आपने देखे हैं कि भाई यूट्यूब पे ये भी पढ़ाते वो भी पढ़ाते, XYZ कोई भी। तो हर एक के अकॉर्डिंग वो अलग अलग, हर एक के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 फेमस मैथमेटिशियन हर एक के लिए अलग अलग है। अब मैं मास्टर्स कर रहा हूं, मुझसे पूछो 5 फेमस मैथमेटिशियन, मैं तो उनके नाम लूंगा जो मास्टर्स में जिन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां तो एक अलग ही वो मच जाएगा कि भाई सुंदरता की डेफिनेशन, ऊपर से वर्ल्ड की बात कर रहा है पूरे संसार में, तब तो बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसको छोटा सा सिंप्लीफाई कर दूं, मान लो वर्ल्ड को बदल करके आपसे बोलूं कि आपके स्कूल या आपकी क्लास बोल देता हूं, सबसे सिंपल, ठीक है, आप जिस क्लास में हो उसमें सबसे सुंदर, बहुत सुंदर लड़कियां कौन सी हैं, है ना। तो देखो सुंदरता देखने वालों के आंखों में होती है, ये बात तो सच है। किसी ने बोला तो कोई बोलेगा कि भाई इसका नेचर बड़ा अच्छा है, ये सबसे बातें बड़े अच्छे से करती है, ये बिहेवियर इसका बड़ा अच्छा है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये ब्यूटीफुल गर्ल है। कोई बोलेगा अरे बातों से क्या मतलब है, सबके अपने अपने तरीके हो गए, है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहां पर भी आपकी नजर पे डिपेंड करता है कि आप किस नजर से किसको देख रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये आपकी नजर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर भी अब अलग अलग लोगों से पूछोगे, वो बोलेंगे ये मुझे सुंदर लगते हैं, ये मुझे सुंदर लगते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ब्यूटीफुल बॉयज या हैंडसम, सॉरी ब्यूटीफुल बॉयज के साथ अच्छा नहीं लगेगा, हैंडसम बॉयज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज ऑफ द क्लास। तो अब क्या होगा, जो गर्ल्स होंगी क्लास की वो क्या बोलेंगी कि भाई ये लड़का हैंडसम है क्योंकि ये बातें अच्छे से करता है, इसके अंदर मैनर है कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, दिस वन इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है। अब कल से कुछ बच्चे जाकर के अच्छे से मैनर तरीके से बात करने लग जाएंगे। तो मतलब यहां पर भी क्या हो गया, अलग अलग ओपिनियन हो गई। जहां ओपिनियन के बेसिस पर अलग अलग कलेक्शन मिले वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल्स है बच्चों जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। अब आपको सिंपल सा यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको बताना कि उनमें से कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं। क्लियर। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके क्या ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। जल्दी से बताइए क्या ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी से फटाफट से बताओ। होगा, ऑब्वियस सी बात है। जे से दिमाग में क्या आएगा, जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, तो यही 3 मंथ आएंगे। मेरे लिए भी यही कलेक्शन है, आपके लिए भी सेम कलेक्शन है। तो इसका मतलब अगर हमारी और आपके और सबकी ओपिनियन इस चीज में सेम है तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यस दिस इज अ सेट, ये आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कलेक्शन ऑफ
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब वही वाली बात हो गई कि 10 मोस्ट टैलेंटेड ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सेट। इसके बाद कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ पर्टिकुलर स्कूल। अब ये बात सच है कि अगर मैं मान लो कोई पर्टिकुलर स्कूल ले लेता हूं, मान लो ये पर्टिकुलर स्कूल मैंने यहां पे ले लिया डीपीएस आरके पुरम। अब कोई दिल्ली वाला बच्चा होगा तो जानता होगा डीपीएस आरके पुरम, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डीपीएस आरके पुरम एक पर्टिकुलर स्कूल है, इस स्कूल के सभी बॉयज का कलेक्शन, तो ऑटोमेटिक है कि अगर सभी बॉयज का कलेक्शन करना है तो वो कलेक्शन मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम ही होगा, क्योंकि हमने सब बॉयज को ले लिया ना, तो वो कलेक्शन सेम आएगा। चलिए, इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर के 99 तक के नेचुरल नंबर लिख दोगे। तो कुल मिलाकर के ये भी आपका एक सेट है और ये भी आपका एक सेट है, क्योंकि 100 से छोटे नेचुरल नंबर मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए सेम ही आएंगे। 1 से लेकर के 99 तक की काउंटिंग कर लेना है। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जब इवन इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 12 सभी इवन पॉजिटिव, सभी इवन इंटीजर्स उसके अंदर आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन, दिस इज ऑल्सो सेट, ठीक है। तो ये बात बच्चों क्लियरली समझ में आई, ओके, कि किसको हम सेट बोलेंगे और किसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो एक सेट होगा, अगर वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो एक सेट नहीं होगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार कम टाइम पर लिमिट, मतलब एक छोटा कम लेक्चर ड्यूरेशन कम हो, लेकिन आपको ज्यादा चीजें समझा पाऊं, ठीक है। तो आई होप मैं वो चीज कर पा रहा हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको जितने भी टीचर्स यहां पर पढ़ाएं, ठीक है, आप उन सभी टीचर्स के फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपके फीडबैक मतलब कि सब कुछ है हमारे लिए, ठीक है। आप जो कहोगे वो इंप्रूवमेंट आपको यहां पर मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे। हर एक फीडबैक को मैं सीरियसली लेता हूं। अगर वो जेन्युइन है और आपकी हेल्प कर सकता है तो वो फीडबैक मेरे लिए सबसे बड़ा है। तो जरूर से फीडबैक आप अपना जरूर से यहां पर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई कि सेट क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन तो इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंटेशन करने के यहां पर सेट को 2 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला तरीका है बच्चों आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको हम एक फॉर्म और भी बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम बच्चों लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्ट फॉर्म भी इसको हम बुलाते हैं। क्लियर? इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या आता है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो समझ में आई बात। यहां पर क्या है, ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है इसको समझ लो, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको समझ लो, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको किसी भी क्वेश्चन में आ सकती हैं और कैसे भी कलेक्शन आपको देगा, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 समझेंगे कि व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो, तैयार हो? यस और नो? चलिए, तो सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या फिर इसको लिस्ट फॉर्म बुलाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपने कोई कलेक्शन किया, देखो मान लो जब आपने कोई कलेक्शन किया, अब वो कलेक्शन में अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अगर लिस्टिंग करी है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि क्या बोला, भूल गया, हाँ जी सुनो, क्या बोला मैंने, ये बोला कि नेचुरल नंबर लेस देन 100, नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ ये कलेक्शन करो कि कौन कौन से नंबर आएंगे। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 तक आपने नंबर्स को लिखा। अगर आप इन नंबर्स को अगर आप लिख देते हो 1 2 3 4, तो ये एक तरीके से बोला जाता है लिस्ट या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एग्जाम्पल के फॉर्म पर जैसे मैंने बोला कि आपने कैसे लिखा 1 2 3 4 5, अब 100 तक जाना है तो यहां पर मैंने क्या लगाया, 3 डॉट लगाए, 3 डॉट। इसने बताया कि एसो ऑन, ऐसे ही चलना है मेरे भाई,
और कहां तक जा रहे हैं 99 तक, क्योंकि लेस देन 100। तो अब ये हमारे पास क्या हुआ, ये लिस्ट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म हुआ। हमने एलिमेंट को कॉमा 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 लगा करके अलग 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 लिख दिया। क्या कर दिया, अलग 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 लिख दिया यहां पर। तो ये हमारे पास क्या बना मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं लिस्ट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए अब इतना ही नहीं है, ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं करते। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एलिमेंट को इस तरीके के जो ब्रैकेट होते हैं इनके अंदर रखना होता है। ठीक है, ये जो इस बचपन में कितने बच्चे हैं जिनको ये ब्रैकेट बनाने में सबसे दिक्कत होती थी। पता है, जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे मैं पता है कैसे लिखता था, ई बनाता था, ऐसे मैं ऐसे ब्रैकेट बनाता था, इस तरह से लिख लेता था, फिर उल्टा लिखना होता था, फिर ऐसे बनाता था तो मतलब ये बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती थी। और सेट थ्योरी तो मैंने 10th क्लास में पढ़ी थी, जब मैं 10th क्लास में था तभी हमने सेट थ्योरी पढ़ ली थी। अब यहाँ पर तो अब थोड़ा सा लेट आ रही है, 11th क्लास में अब आ रही है, पहले तो 10th क्लास में सेट थ्योरी थी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 9 तक, सॉरी 99 तक आए। तो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और अब इस सेट का नामकरण कर देते। क्या कर देते, नामकरण। अब दुनिया में बच्चा आया तो उसका नामकरण तो करना पड़ेगा। तो एक नया बच्चा आ गया है तो अब इसका नामकरण हम इंग्लिश अल्फाबेट के जो होते हैं उनके कैपिटल लेटर्स का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। किनका इस्तेमाल करते हैं, अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं यूजुअली उनका इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपने क्या बोला, V फॉर वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट के, तो A, E, I, O, U, ये हमारा सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट आ गया। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है, पक्का एकदम, कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके का। चलिए आगे पर बात करते हैं, तो और भी एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, क्या क्या आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 2 4 6, ये 3 एलिमेंट आएंगे। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अभी भी मैंने बताया आपको, A, E, I, O, U, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स आ गए। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9। लेकिन बच्चों बताइए ऑड नेचुरल नंबर कितने सारे होंगे, बताओ सोच के, ऑड नेचुरल नंबर कितने सारे होंगे, बहुत सारे। कितने, बहुत सारे। बहुत सारे को मैथ में क्या बोलते हैं, इतने सारे कि उनको गिन ना पाओ, इनफाइनाइट। जब बहुत सारे हो जिनको कभी गिना ना जा सके, कोई तरीका ना हो जिनको गिन पाने का, मतलब गिनती कभी खत्म ही ना हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो ये ऑड नेचुरल नंबर्स आपके इनफाइनाइट होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो ऐसे कलेक्शन के लिए हमने पहले कुछ लेटर्स को लिखा, पहले कुछ नंबर्स को लिखा, फिर आगे पर 3 डॉट लगाया। ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करते कि एज सो ऑन, उसके बाद ब्रैकेट यहां से क्लोज कर दिया। तो मतलब क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे पर जब टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो इसको हम आपका इनफाइनाइट सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा, इसी को हम आपका इनफाइनाइट सेट बुलाते हैं। ये जो हमारे पास सेट जिसमें 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो मैं इजीली काउंट कर पाऊं कि 10 है, 12 है, 15 है, 100 है, 500 है। मतलब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं कि कितने हैं ये, ठीक है, और एक फिक्स नंबर आपको मिल जाता है कि भाई इतने हैं, तो उसको हम फाइनाइट सेट की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये जो सेट होते हैं बच्चों, इनको हम आपका फाइनाइट सेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, इनको हम आपका फाइनाइट सेट बुलाते हैं। क्लियर है, सिंपल, ये हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट सेट बुलाए जाते हैं। ऑल क्लियर, एनीवन एल्स, कोई डाउट यहां पर किसी को भी। चलो अब आगे पर बात करते हैं, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड परम्यूटेशन। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन वर्ड में। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं परम्यूटेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनका अगर कलेक्शन करूं तो मैंने क्या लिखा, P लिखा, नोट करना, E लिखा, फिर R लिखा, इस तरह से लिख लेता हूं। ठीक है, ऐसे ही है ना, ले लेता हूं जो भी है। ठीक है, P लिख लिया, E लिख लिया, R लिख लिया, M लिख लिया, U लिख लिया, T लिख लिया, फिर A लिख लिया। अब T 2 बार है, T 2 बार है। ठीक है, तो मैंने T को सिर्फ एक बार लिखा, फिर यहां पर I लिख लिया, फिर O लिख लिया, फिर N लिख लिया। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी हम कोई सेट बनाते हैं तो उसमें कोई भी लेटर्स का रिपीटिशन नहीं करते, नो रिपीटिशन। यहां पर कोई भी रिपीटिशन हम बच्चों
रिपीटिशन आपका नहीं करते। ठीक है, जब भी हम कोई सेट लिखते हैं रोस्टर फॉर्म पर या सेट या लिस्ट फॉर्म में, तो किसी भी लेटर्स को हम एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते। यहां पर एक लेटर को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मान लो आपको एप्पल लिखना है, ठीक है, आपके पास APPLE है। अब आपको एप्पल वर्ड के जो भी लेटर्स हैं इनका सेट बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर ए को लिखोगे, पी को लिखोगे और एल को लिखोगे और ई को लिखोगे, APLE लिखोगे। यहां पर आप पी दो बार नहीं लिखोगे, क्योंकि जब सेट बनाओगे तो सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है। हाँ, वो बात अलग है कि डिनर सेट में प्लेट्स रिपीट हो जाती हैं, सेम सेम प्लेट होती है, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम मैथमेटिक्स के सेट की बात करते हैं तो कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करता है। इस चीज को दिमाग में रखना। चलिए, अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 50, एक प्राइम नंबर जो कि 50 का डिवाइजर है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कोई और आएगा, 2 और 5। ठीक है, तो क्योंकि प्राइम अगर 225, 5 इंटू 5 इंटू 2 कुल मिलाकर, तो 2 और 5 दो ही है हमारे पास। ठीक है, तो 2 और 5 इस कलेक्शन में आ गए, तो ये हमारे सेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आई बात, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, पक्का कंफर्म क्लियर। चलिए, तो प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 50, जो कि 50 के डिवाइजर है, 50 को डिवाइड करते हैं, तो 2 एक तो डिवाइड करेगा, 5 करेगा, इसके अलावा और कोई भी। हाँ, अब मत बोलना 10 भी तो करता है, 10 इज नॉट प्राइम, 10 इज नॉट प्राइम। एक बार प्राइम और नॉट प्राइम की डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूं, जो भी बच्चों को डाउट है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम वो नंबर होते हैं, सिंपल सी बात समझिएगा, कि जिनके पास केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर होते हैं एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। कितने हैं प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल? एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आपको 1 से लगा करके 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो लिख करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 से लेकर के 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, ये बात कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना। ठीक है, चलिए, तो प्राइम नंबर हो गए। अब बारी आती है कंपोजिट नंबर की। किनकी? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले, जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब कि जैसे कि 4 के पास कौन कौन से फैक्टर्स है? एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा और 4 से होगा। तो 4 के पास 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। दैट्स व्हाई 4 हमारे पास कैसा नंबर काउंट हुआ? कंपोजिट नंबर। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है 2। इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर नंबर फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो इवन तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। प्राइम, कंपोजिट, फंडामेंटल्स क्लियर है। चलो आगे पर बात करते हैं। तो बेसिक चीजें यहां पर, इफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि अगर ये एक एलिमेंट है इस पर्टिकुलर सेट का, देन वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू ए। हमें जो बोलना होता है उसका मीनिंग क्या है कि ये इसको बिलोंग करता है। ठीक है, और इसको लिखने का सही तरीका है द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, मतलब कि इस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ए इस सेट को बिलोंग करता है ना। पूरी बात को लिखने का कि ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम इस ग्रीक सिंबल के थ्रू ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू दिस। ठीक है बच्चों, और अगर बिलोंग नहीं करता, बी इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए, तो हम यहां पर इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी क्या करता है, हमें एक लैंग्वेज देता है अलग तरीके से मैथ्स के टर्मिनोलॉजी को लिखने की, है ना। हम बड़ी बड़ी चीजों को मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में बहुत सिंपल मैनर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर ए बिलोंग्स टू ए, इस पूरी बात को हम एक सिंपल सा इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू सिंबल दिस, एंड ये इसको बिलोंग नहीं करता है तो बी नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर हो गया? ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल की जाती है। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं इसके, और आपको यही एप्रोप्रिएट सिंबल यहां पर भरने हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आपको फिल करना है। जल्दी 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 बच्चों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, इस क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। क्या करना है,
आपको भरना है यहां पर कि 5 और ए के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा या ये वाला, बिलोंग टू का या नॉट बिलोंग टू का। तो 5 सेट ए को बिलोंग करता है, यस करता है। 8 सेट ए को बिलोंग करता है, बिल्कुल नहीं करता भाई साहब। 0 करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। 4 करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। 2 करता है, बिल्कुल हाँ जी करता है। 10 करता है, बिल्कुल नहीं करता भाई साहब। ठीक है, तो ये सिंबल्स का हमने यहां पर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग नहीं करता। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में, कोई डाउट यहां पर, एनीवन एल्स, कोई भी बोलो, आता है कोई दिक्कत यहां पर। चलिए अब बारी आती है बच्चों दूसरा फॉर्म जिसको हम बुलाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आप मेरे को ध्यान से सुनना, पूरे फोकस के साथ में, ऑब्जर्वेशन के साथ में, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है, आपको पता है ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। अब अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखना है तो नाम ही काम बताता है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यहां पर हम उस रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बेसिस पर यह कलेक्शन हुआ है। ये क्या है, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखते हैं तो सबसे पहले ये सिंबल लगेगा। अब यहां पर हम एलिमेंट नहीं लिखते सेट बिल्डर फॉर्म पे, हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक दूसरे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स भी आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हो सकते हैं। यूजुअली हम लास्ट के लेटर एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू इनका इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। तो लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट, ये जो डॉट होता है रिप्रेजेंट करता है सच दैट को, इस प्रकार के एलिमेंट। एक्स सच दैट, एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है बच्चों, और क्लोज कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, कोई डाउट यहां पर। चलिए अब एक और कलेक्शन, मान लो मैंने यहां पर एन एक सेट लिखा सच दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 डॉट। अब आप बताइए ये किसका कलेक्शन है, ये किसका कलेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसका कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। आई बात समझ में बच्चों, ये हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर है, आई बात समझ में। ये चीज है बच्चों जो हमें समझनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसके बेसिस पर सेट बना उस रूल को यहां पर मेंशन करना है। ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है, मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, मेंबर नहीं है। एक्स यहां पर मत समझना कि एक्स वॉवल थोड़ी है, नहीं, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे मेंबर्स को जो कि वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो अब आप सोचोगे कौन कौन से वॉवल्स का एक्स रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स ए को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ई को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स आई को करेगा, ओ को करेगा, यू को करेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आई, पक्का है या ना, क्लियर है। चलिए तो ये बेसिक फंडामेंटल्स यहां पर हमें क्लियर करने हैं। आगे पर बात करते हैं। अब जैसे कि यहां पर मैंने कुछ सेट लिख दिया, अब आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म पे लिखना है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म पर इनको हमें लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब आप देखिए ध्यान से, 3, 6, 9 एंड 12 है ना, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, एक्स इक्वल टू 3n लिख दिया और कॉमा लगाया, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो गया। x क्या है, 3 का मल्टीपल है, और n क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले 4 मल्टीपल। n इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 आएगा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो 6 आएगा, n इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 आएगा,
n इक्वल टू 4 रखोगे तो 12 आएगा, सिंपल एज इट इज। ठीक है, 2, 4, 8, 16 एंड 32 क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो ये क्या लिखा है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। n यहां पर 1 ले लो तो 2 आ जाएगा, n ले लो 2 ले लो तो 4 आ जाएगा, 3 ले लो तो 6 8 आ जाएगा, 4 ले लो तो 16, 5 ले लो 32 हो गया जी। 2, 4, 6 डॉट 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 क्या दिख रहा है, इवन नेचुरल नंबर, सिंपल सा लिख देंगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x क्या है हमारे पास, इवन नेचुरल नंबर है। अब सारे के सारे नेचुरल नंबर का करेक्शन 2, 4, 6 डॉट 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 चला आएगा। ठीक है, आगे पर देखना 149 डॉट 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 100 क्या मतलब हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कहां तक आए 10 के स्क्वायर तक आए। ये कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर से लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू n टू द पावर 2, x इक्वल टू n टू द पावर 2, यहां पर n इज इक्वल टू 1, 2 डॉट 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 10। समझ ना, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर के परफेक्ट स्क्वायर यहां पर मेंशन है। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म को। अब मैं आपको यहां पर 10 तरीके बता सकता हूं एक ही चीज को लिखने के, है ना, लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एकदम फिक्स पैटर्न है कि यही, अब ये रूल तुम ऐसे लिखो या कैसे लिखो आपकी मर्जी है ना, लेकिन ये स्टार्टिंग का जो तरीका x सच दैट x ये सब में कॉमन रहेगा, ये सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अंदर पे रूल तुम जो तुम्हें सही लग रहा है कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पर फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3, x सच दैट x इज अ फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख दो, क्या बुराई है। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें से मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट तो आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम यहां पर देखेंगे नल और एम्प्टी सेट के बारे में, और एक चीज यहां पर और इंक्लूड करूंगा जिसको यहां पर मेंशन करना चाहिए मुझे, चलो कोई बात नहीं, मैं फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आपको बढ़ा दूंगा। ठीक है, नल और एम्प्टी सेट, दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले नल और एम्प्टी सेट क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, नल मतलब कि कुछ नहीं, एम्प्टी मतलब कि खाली, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। सर जी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो ये सेट क्यों है बेटा, जरूरी नहीं है कि कोई कलेक्शन में कोई मेंबर हो सकता है कि किसी कलेक्शन में कोई मेंबर ना है। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो करने वाला कोई मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझे, कोई मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से कहानी होती है। ठीक है, तो जैसे कि देखना, हम यूजुअली एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर नंबर्स लेस देन 1 से छोटे नेचुरल नंबर्स बताइए जल्दी से, बोलो, सेट बना रहा हूं मैं सेट बना रहा हूं, जल्दी नंबर बताओ। 1 से छोटे नेचुरल नंबर बताइए, जल्दी सेट के अंदर डालने, फटाफट बोलो, 1 से छोटे नेचुरल नंबर बोलो। तुम कहो कि सर कोई नंबर ही नहीं मिल रहा जो 1 से छोटा और नेचुरल नंबर हो, कुछ नहीं है, खाली। तो हमारा सेट ऐसे ही रह गया, इसके अंदर कोई मेंबर ही नहीं आया भाई, समझे, कोई मेंबर नहीं आया मतलब खाली रह गया। तो यही तरीका है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, और या फिर इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो 5 बना दो या फिर खाली ब्रैकेट बना दो। ठीक है, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका है। क्या है बच्चों, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर है, आई बात समझ में, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एग्जांपल देखना, x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ।
कोई नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा एम्प्टी सेट हुआ। या तो ऐसे लिखो या फिर 5 बना दो, ठीक है, एम्प्टी सेट हुआ। x इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन 2, दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर। दो से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई होता है? नहीं होता। ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट हुआ। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं बच्चों आपके एम्प्टी सेट के। किसके एग्जांपल्स हैं? एम्प्टी सेट के एग्जांपल्स हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? जल्दी से मुझे यस और नो में फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एवरीवन क्लियर है? चलिए हो गया। चलिए तो बेटा ये जो लेक्चर्स तुम्हें दे रहे हैं ना, ये रिकॉर्डेड इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम अच्छे से पढ़ लो। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि अगर तुम समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए और तुम चाहते हो कि सर आकर के लाइव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? तो फिर हम बात करेंगे अपनी टीम से ताकि वो आप लोगों को लाइव भी आकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाए, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं सिंगलटन सेट की, है ना? तो वैसे फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आता है। इसमें क्या है? सिंगल, अपने आप से पता चल रहा है सिंगल हो, जो जिंदगी में सिंगल है वो सिंगलटन सेट है, ठीक है? जिसके साथ कोई नहीं वो सिंगल, ठीक है? जो अकेला वो सिंगल। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर x इज अ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। x ना तो आपका प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है? बताइए वो नंबर जो आपका प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। बताओ बताओ बताओ, क्या ये सच सही है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ भी है इसमें। x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा हाँ देखो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है? नीदर प्राइम, 1 प्राइम भी नहीं है। हाँ जी 1 प्राइम नहीं है, क्यों? 1 के पास केवल एक फैक्टर होता है, 1 के पास केवल एक फैक्टर, तो 1 प्राइम भी नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है। ओके, अब कोई जीरो मत बोलना क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है? जीरो मत बोलना, ठीक है? जीरो मत बोलना, हम पॉजिटिव इंटीजर्स की कैटेगरी में बात करते हैं। तो 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्लियर है? चलिए x इज अ होल नंबर लेस देन 1, x इज अ होल नंबर लेस देन 1, बताइए x इज अ होल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा होल नंबर सिर्फ और सिर्फ 0। तो ये हमारे पास सेट बी हुआ। सेट बी में एक एलिमेंट है 0, ये मत समझना कि ये खाली है ना भैया, 0 का भी बड़ा महत्व है यहाँ पर, 0 भी एक एज अ एलिमेंट है यहाँ पर, तो बी एक हमारे पास एलिमेंट होगी, ठीक है? x सच दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, लेकिन x बिलोंग्स टू n, x आपका नेचुरल नंबर है। बताइए ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 4 के बराबर है, तो ये सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। ये भी सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट आ रहा है, सिंगलटन सेट है, ठीक है? x इज एन इवन प्राइम नंबर, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 2 ही इकलौता हमारा इवन प्राइम नंबर है। क्लियर है? डन बेटा। चलिए अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ? नाम से समझ में आया कि भाई अगर किसी सेट में जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर वो काउंटेबल है, मतलब उनको आप काउंट करो और एक फिक्स नंबर तक पहुंच जाओ, तो वो फाइनाइट सेट है। अगर आप उसको काउंट कर रहे हो और एक फिक्स नंबर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे बच्चों हमने, जैसे कि ए ई आई ओ यू, केवल 5 एलिमेंट है, तो क्या हुआ हमारे पास? फाइनाइट सेट। हमने एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सोचो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये कैसा है? ये भी हमारे पास क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है? डब्लू, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है? जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है? और क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ये सब हमारे पास इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? और ये हमारे पास फाइनाइट सेट के एग्जांपल हो गए। चलिए अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ ऑल लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो समझिएगा ये हमारे पास मान लो आपका एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है? और ये हमारे पास वाई एक्सिस हुआ। अब आप बताइए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसी हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी लाइन तुम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कैसा सेट हुआ?
ये आपका एक इनफाइनाइट सेट हुआ। कैसा सेट हुआ बच्चों? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको मालूम है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स होते हैं। तो ये भी आपका फाइनाइट सेट हुआ। ए से लेकर के जेड तक जाओगे तो 26 आएंगे। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल है। अब सोच रहा 5 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा? 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 25 एस सो ऑन। चलते चलो भैया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आपको मिलेंगे जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। क्लियर है? सिंपल। इसी तरीके से यहां पर अब बात करेंगे बच्चों इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट पर। इक्वल सेट क्या होता है? अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ मेंबर्स है, सेम मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स भी सेम, ऐसा सेट आपके पास इक्वल सेट होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए इक्वल टू यहां पर ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट लिखा यहां पर बी आई ए ओ यू ई। अब बताओ आई ए ओ यू ई, ए ई आई ओ यू, क्या हुआ? सिर्फ ऑर्डर इधर उधर किया है। ऑर्डर मतलब कि ये पहले था बाद में किया, बाकी सेट सेम है, तो मेंबर सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास इक्वल सेट बोले जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। ठीक है? इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट उन सेट को बोलते हैं जब इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ दी सेट्स आर सेम। मतलब यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेंबर भी सेम ही हो, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स सेम होने चाहिए। जैसे कि सेट ए यहां पर लिखा जिसमें लिखा 1 2 एंड 3, और सेट बी यहां पर लिखा जिसमें लिखा मैंने ए बी एंड सी। तो अब यहां पर इस सेट में 3 मेंबर्स हैं, इस सेट में भी 3 मेंबर्स हैं। ये आपके इक्विवेलेंट सेट है। क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट सेट है। चलिए, तो ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से बताइए। एवरीवन ओके? क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। याद रखना होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सॉल्व जरूर से करना। जो भी पढ़ा रहा हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग स्टेट ए और बी, आपको बताने में से कौन एक दूसरे के बराबर है? ए बी सी डी, डी सी बी ए, ये बराबर है? यस, दीज टू सेट्स आर इक्वल, डी सी बी ए बी सी डी। 4 8 12 16, 8 4 16 है 18, नो, ये आपके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपका 12 है लेकिन इसमें आपका 12 नहीं है, इसमें 18 है लेकिन इसमें आपका 18 नहीं है। 2 4 6 8 10, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल देन 10। तो ये भी क्या है? 2 4 6 8 10, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, 10 या 10 से छोटे, ये भी सेट आपके बराबर है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो जब मैं इसका सेट बनाऊंगा तो मल्टीपल ऑफ 10 में आएगा आपके पास 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30 ऐसो ऑन। जब मैं b को बनाऊंगा तो b को ध्यान से देखो, b में 10 15 20 25 30, यहां पर अगर आप देखो 15 है 25 है लेकिन इसके अंदर 15 25 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपके इक्वल नहीं है। क्लियर? तो कौन से इक्वल कौन से नहीं है ये आपको पता चल गया। ठीक है? सिर्फ इक्वल बताने थे, इक्विवेलेंट की बात यहां पर नहीं कर रहे थे। चलिए, तो बस इस तरीके से आज की क्लास में हमने सेट क्या होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमने देखा कि भाई रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, ये 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस के होमवर्क आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जरूर से हमें फीडबैक दीजिएगा। बाकी मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट, और गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।